बच्चों, आज हम बात करेंगे कोलाइडल विलयन के बारे में। कोलाइडल विलयन क्या है? हमारे आसपास जितने ज़्यादातर पदार्थ मौजूद हैं वो कोलाइडल विलयन फॉर्म में ही होते हैं। कोलाइडल विलयन में जो कणों का आकार है, विलेय कणों का आकार, वो वास्तविक विलयन से बड़ा और निलंबन से छोटा होता है। तो उसे कि हम ये भी एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। दिखने में तो हमको ये समांगी लगता है, लेकिन होता वास्तव में ये विषमांगी ही है। जैसे दूध हमारे आसपास है, तो दूध एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोलाइडल विलयन का। तो दूध में क्या रहता है? एक तो पानी रहता है, फैट, प्रोटीन, कई सारी चीज़ें उसमें घुली हुई रहती हैं। तो दूध हमारा क्या है? एक वास्तविक कोलाइडल विलयन है। तो ये एक प्रकार का कैसा होता है? विषमांगी मिश्रण होता है, जैसे दूध। और इसके कण छोटे तो होते हैं, लेकिन इतने छोटे भी नहीं होते हैं कि वो प्रकाश के कणों को न फैला पाएं। ये प्रकाश के कणों को फैलाते हैं, यानी कि टिंडल प्रभाव को भी प्रदर्शित करते हैं। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है उसको हम जानेंगे। टिंडल प्रभाव होता है कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है कि उसके कण प्रकाश को फैला दें, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन कर दें, तो हमको प्रकाश का मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इसी को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। यहाँ पे दिखाया गया है कि कोलाइडल के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि हम आँख से नहीं देख पाते, लेकिन ये कण प्रकाश किरण को आसानी से फैला देते हैं। और इसको यानी प्रकाश को फैलाना, यानी इसको हम कहते हैं प्रकीर्णन। ये क्या है? ये है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन, प्रकाश का फैलना, तो प्रकीर्णन कर देते हैं। इसी प्रभाव को हम टिंडल प्रभाव करते हैं। यहाँ एक एक्टिविटी के द्वारा भी दिखाया गया है कि एक में हमारा वास्तविक विलयन है और एक में कोलाइडल विलयन है। तो देखिए, जब हमने टॉर्च चलाई तो वास्तविक विलयन में हमें उसका रास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन जो कोलाइडल विलयन है उसमें हमें रास्ता दिख रहा है, यानी ट्रैक दिख रहा है। तो यही कहलाता है टिंडल प्रभाव। टिंडल वैज्ञानिक थे, उन्हीं के सम्मान में इसका नाम रखा गया है। ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया था इन्होंने, तो कॉपर सल्फेट में नहीं दिख रहा है, तो दूध तथा पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाता है। इसके और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। कई बार हमारे घरों में बाहर से जब लाइट आती है तो हमको उसका स्पष्ट मार्ग किसी छोटे से छिद्र से आती है, तो हमको उसका स्पष्ट मार्ग दिखाई पड़ता है और उसमें धूल के कण चलते हुए दिखाई देते हैं। ये भी टिंडल प्रभाव ही है। या जंगल में भी ये होता है कि ऊपर से नीचे जब प्रकाश आता है तो हमको अलग अलग जो छिद्र हैं पत्तियों के बीच में, उनसे आता हुआ प्रकाश दिखाई देता है। तो यहाँ पर लिखा है, कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कण फैलाते हैं। घने जंगल में सूर्य की किरणें गुजरती हैं तो टिंडल प्रभाव वहाँ भी हमको दिखाई पड़ता है। कुछ एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं जो टिंडल प्रभाव के अंतर्गत आते हैं, जो टिंडल प्रभाव करते हैं कोलाइडल विलयन के एग्जाम्पल। टोटल 8 प्रकार के होते हैं कोलाइडल विलयन। कोलाइडल विलयन 2 चीज़ों से मिलकर के बनता है, एक परिक्षिप्त प्रावस्था और एक परिक्षेपण माध्यम। जैसे विलयन में हमने पढ़ा था, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। तो जो विलेय होता है वो यहाँ पे परिक्षिप्त प्रावस्था, ये उसी तरीके से है जैसे कि विलेय, यानी इसकी मात्रा कम होती है। और परिक्षेपण माध्यम जो होता है वो विलायक कहलाता है। तो इनको इस रूप में आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये है विलेय और ये है विलायक। अब पहला कैटेगरी इनकी कैसे, क्योंकि 3 अवस्थाएं हो सकती हैं पॉसिबल, ठोस, द्रव, गैस। तो एक से दूसरे में, मतलब एक द्रव अवस्था में, दूसरा गैस में, एक द्रव में, दूसरा भी द्रव में, इस प्रकार से टोटल 8। गैस में कोलाइडल विलयन नहीं होता है। तो इसी को आज हम देखेंगे, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। जैसे पहला है परिचित प्रावस्था द्रव और प्रक्षेपण माध्यम गैस। मतलब गैस में पानी घुला हुआ है, यानी गैस तो हमारे आसपास वायु है और उसमें क्या है? जलवाष्प। तो जो जलवाष्प उसमें मौजूद होती है
उसी से हमारा क्या बनता है, उसी से बनता है कोहरा, बादल और कोहरा। कुहासा और कोहरा लगभग एक जैसा है। कोहरा में क्या होता है, कंडेंस्ड हो जाते हैं, और कुहासा मतलब वही फिर और ज़्यादा सर्दी में बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको कहते हैं एरोसॉल, यानी कि एक द्रव है, परिक्षिप्त प्रावस्था, प्रक्षेपण माध्यम, गैस है, तो एरोसॉल बनेगा। दूसरा है ठोस गैस, यानी कि जो विलेय है, ये हमारा क्या है, ये सल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, ऐसे समझिए, तो इसको नहीं आप भूलेंगे, ये हमारा सॉल्वेंट है। तो ठोस गैस, इसको भी एरोसॉल ही कहेंगे, लेकिन ये अलग है, इसमें जो परिक्षेप्त प्रावस्था थी वो ठोस है। धुआं में क्या होता है, कार्बन के कण होते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में घुले रहते हैं, तो उसी को हम कहते हैं धुआं। यानी गाड़ियों से जो धुआं निकलता है या फिर किसी को जलाने पे होता है, वो आपका एरोसॉल हो गया। गैस और द्रव, मतलब लिक्विड में गैस है, तो शेविंग क्रीम, जैसे शेविंग क्रीम आप करते हैं तो उसमें झाग निकलने लगती है, तो उसमें गैस रहती है जो उसको फुला देती है, ये फोम कहलाता है। एग्जाम्पल इसका शेविंग क्रीम है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसमें, ये सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है, द्रव का द्रव, यानी कि दोनों लिक्विड हैं, इसको हम कहते हैं इमल्सन, या इसको हिंदी में हम कहते हैं पायस। पायस शब्द भी यूज करते हैं। और दूध सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका। इसके बाद ठोस और द्रव, यानी कि ठोस द्रव में घुला हुआ है, इसको सॉल बोलेंगे, जैसे कीचड़ या मिट्टी, मटमैला पानी है ये। गैस ठोस में है। स्पंज होता है, जैसे कि जिसमें हम कोई चीज़ सोखता हो ना, सोखते हैं, स्पंज, पानी में डाला तो पानी इसने सोख लिया, तो वो सोख क्यों लेता है, क्योंकि उसके अंदर जो गैस है वो हट जाती है, वहाँ पे पानी की जगह ले लेता है। द्रव और ठोस, इसमें आपका आ जाएगा जेली, पनीर, मक्खन, और दोनों ठोस हैं तो रंगीन कांच, और इसको हम कहेंगे ठोस सॉल। तो ये तो थे इनके एग्जाम्पल्स, इनको आप पढ़ के रखें, एग्जाम्पल आते हैं एग्ज़ाम में। अब हम बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं कोलाइडल विलयन की। एक तो ये विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण होता है कोलाइडल। दूसरा, कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक से नहीं देखे जा सकते, मतलब इनके कणों को हम आँखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश को फैलाते हैं, यानी उसका प्रकीर्णन करते हैं। विषमांगी मिश्रण है और आँखों से इनके कणों को नहीं देख सकते। स्थायी होते हैं, मतलब इनको यदि हम रख दें तो ये नीचे नहीं बैठते हैं, इनके कण स्थायी होते हैं, जैसा कि निलंबन में नहीं था, निलंबन अस्थायी होता है। इनको हम छान के अलग नहीं कर सकते, मतलब फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, अपकेंद्रीकरण कर सकते हैं। अपकेंद्रीकरण मतलब दूध से क्रीम, जैसे दूध से क्रीम हम अलग करते हैं तो अपकेंद्रीकरण के द्वारा करते हैं। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। आगे देखते हैं। कोलाइडल विलयन अभी मैंने बताया भी था कि दो चीज़ों से मिलकर बनता है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। तो जो परिक्षिप्त प्रावस्था है ये विलेय की तरह होती है। विलेय की तरह जो होता है, विलेय पदार्थ की तरह का घटक परिक्षिप्त कण जो कोलाइडल विलयन में रहता है, परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाता है, डिस्पर्स्ड फेज। और जो विलायक के तरीके से होता है वो परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। ये था आपका कोलाइडल विलयन। अब आगे हम बात करते हैं, कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस इन्होंने दे रखे हैं उदाहरण के साथ। समांगी विषमांगी मिश्रण में अंतर कीजिए। तो समांगी विषमांगी बताया था आपको। समांगी का मतलब वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संघटन एक समान हो, समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे पानी और चीनी का मिश्रण, पानी और नमक का मिश्रण। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संघटन अलग अलग हो, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे जल और तेल का मिश्रण, नमक और चीनी का मिश्रण, ये विषमांगी मिश्रण है। अगला है विलयन, निलंबन, कोलाइड एक दूसरे किस प्रकार भिन्न है। इनको हम इनके कणों के आधार पे कर सकते हैं कि जो विलयन के कण हैं उसमें विलेय के कण और विलायक के कण दोनों समान आकार होता है।
कोलाइडल में उससे बड़ा होता है। अच्छा, विलयन जो है वो समंगी मिश्रण है और ये दोनों विषमंगी मिश्रण हैं। आगे देखते हैं। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, कि कोई मिश्रण है उसके घटकों को हम किस प्रकार अलग अलग कर सकते हैं। कुछ मेथड्स हैं जिनका प्रयोग किया जाता है अलग अलग करने के लिए, तो उन्हीं विधियों को हम बात करेंगे। पहला यहाँ पे दिया गया रंग वाले घटक, यानी डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक करना। कि कोई हमारे पास इंक है, उसको हम उससे पृथक करना चाहते हैं, तो सीधा है कि हम उसको हीट कर देंगे तो पानी एवेपोरेट हो जाएगा और जो कलर है वो उसी में रह जाएगा। यानी कि ये मेथड जो है किसके द्वारा होगा, ये वाष्पीकरण के द्वारा ये हम कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे दिखाया गया है। पहला जो मेथड है वाष्पीकरण, यानी कि ये जो दिया गया है मेथड, यहाँ ऊपर इंक रखा गया और नीचे वाटर, वात से इसको गर्म किया गया, तो ये मेथड वाष्पीकरण। तो पानी एवेपोरेट हो जाएगा, वाष्प में बन जाएगा और जो आपकी इंक है वो उसी में पॉट में रह जाएगी। वाष्पीकरण के द्वारा हम इंक से डाई को अलग कर सकते हैं। दूसरा है दूध से क्रीम को अलग करना। दूध से क्रीम को अलग करना अभी ऊपर बताया था, दूध एक कोलाइड विलयन है। इसको अलग करने के लिए हम जिस मेथड का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण अपकेंद्रीकरण तो इसके द्वारा हम अलग कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, तेज़ी से दूध को हम डाल के घुमाते हैं मशीन में, तो उसमें जो हल्के कण हैं वो ऊपर आ जाते हैं और भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और इस प्रकार दोनों अलग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा वो अलग हो जाते हैं। तो अपकेंद्री मशीन होती है, उसी के द्वारा हम अलग करते हैं। मथना, जैसे हम मक्खन को मथते हैं तो उसमें अलग हो जाता है, जो क्रीम है और जो पानी है वो अलग अलग दोनों हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं अपकेंद्रण। इस मेथड का प्रयोग रक्त और मूत्र की जांच में भी किया जाता है, वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाने में भी किया जाता है और दूध से क्रीम को अलग करने में भी किया जाता है। इसके बाद अगला जो मेथड है अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करना। मतलब दो ऐसे मिश्रण हैं जो आपस में घुलते नहीं हैं, यानी कि मिलते नहीं हैं, जैसे पानी और तेल, उनका इमिसिबल लिक्विड्स हैं, अघुलनशील इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स घुलते नहीं है, तो उनको जब हम मिलाएंगे कहीं रखेंगे तो उनमें लेयर्स बन जाती हैं। जैसे नीचे पानी की लेयर हो गई, ये मिट्टी की तेल हो गया, दोनों को हमने मिलाया तो वो घुलेंगे नहीं। जो हल्का है वो ऊपर तैरेगा, जो भारी है वो नीचे डूब जाएगा, नीचे रहेगा। तो इसको हम करते हैं पृथककारी कीप के द्वारा। पृथककारी कीप के द्वारा इसको हम अलग करते हैं। कैसे अलग करते हैं, देखिए, इसमें हम घनत्व डेंसिटी के आधार पे देखते हैं। जो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे चला जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर रहेगा। तो यहाँ से हम इसको कॉर्क को हटाते हैं, टोटी को, और नीचे पॉट रख देते हैं और उसमें हम इसको जमा कर लेते हैं। पहले पानी को जमा कर लेंगे, बंद कर देंगे, इसको हटा करके फिर दूसरा रख देंगे, मिट्टी के तेल को इसमें जमा कर लेंगे। तो इस मेथड के द्वारा हम पृथककारी कीप के द्वारा दो अघुलनशील द्रवों को अलग कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि यदि हमारे मान लो दो पदार्थ ऐसे हैं जिनमें एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ है और दूसरा ऊर्ध्वपातज नहीं है, तो उसको कैसे हम अलग करेंगे, उसको हम ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा अलग करते हैं। इसमें भी फिगर में समझिए कैसे, कि ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा अलग करेंगे और
जैसे हमने इसमें दोनों का मिश्रण ले लिया, कपूर और नमक का मिश्रण, तो जो हम नीचे से गर्म करेंगे और ऊपर से कीप हमने बंद कर दी, तो कपूर जो होगा उसकी वाष्प इसके चारों ओर अंदर जो है जमा हो जाएगी और नमक जो है वो उसी में रह जाएगा। फिर ठंडा कर देंगे तो इस कपूर को यहाँ से हम निकाल सकते हैं और नमक प्लेट में ही रह जाएगा। तो दोनों के मिश्रण को हम ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या काली स्याही में एक ही रंग होता है, यानी कि जो इंक है इसका हम यूज़ करते हैं, क्या वो एक ही रंग से बनी होती है या उसमें कई के रंग विद्यमान है। इसको भी हम एक एक्टिविटी के द्वारा कर सकते हैं। हमने एक यहाँ पे निशान बना दिया स्याही का, ये बीच में ये, और इसको एक फ़िल्टर पेपर लिया और उसमें उसको नीचे पानी में रखा। तो जैसे जैसे पानी इसमें चढ़ेगा तो हम देखेंगे कि जो उस इंक में कलर हैं, यानी जो रंग हैं, उनकी सबकी विलेयता अलग अलग होती पानी में, इसलिए वो अलग अलग ऊंचाई तक ऊपर चढ़ेंगे। कोई मान लो यहाँ तक गया, कोई यहाँ तक जाएगा, तो सारे कलर्स अलग अलग हमको दिखने लगेंगे। इस मेथड को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी यानी क्रोमेटोग्राफी के द्वारा हम अलग अलग कर सकते हैं इंक स्याही में घुले हुए विभिन्न रंगों को। इस मेथड का प्रयोग हम अन्य चीज़ों में भी करते हैं, जैसे डाई में रंगों को पृथक करना, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट तैयार करना, रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करना। यहाँ भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं क्रोमेटोग्राफी का। इसके बाद अगला जो मेथड है, दो घुलनशील, अभी था घुलनशील तो पृथक्कारी कीप हो गया, अब घुलनशील द्रव हैं जो आपस में घुल जाते हैं, जैसे दूध और पानी आपस में घुल गए। ऐसे यदि कोई दो मिश्रण है, मिसविल लिक्विड्स, उनको हम कैसे अलग करते हैं उसको समझिए। घुलनशील मिश्रणों को अलग करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो है आशवन, यानी कि डिस्टिलेशन। आशवन मेथड हम कहते हैं, डिस्टिलेशन का प्रयोग किया जाता है। आशवन विधि। आशवन विधि क्या है? आशवन विधि में हम मिश्रण को गर्म करते हैं। अच्छा, आशवन विधि तब हम प्रयोग करते हैं, ये साधारण आशवन है, कि जब उनके दोनों द्रवों के क्वथनांकों में अंतर ज़्यादा होता है तो हम आशवन विधि का प्रयोग करेंगे। हमने दो ये मिश्रण यहाँ पे लिए हैं, जैसे एक हमारा एसीटोन है और दूसरा जल है। एसीटोन और जल दोनों के क्वथनांकों में अंतर है ज़्यादा, लगभग 35-40 डिग्री सेल्सियस का। तो हम इसके अलग करते हैं। पहले जब गर्म करेंगे तो एसीटोन उसमें कन्वर्ट हो जाएगा वाष्प में, क्योंकि इसका क्वथनांक शायद 55-56 के आसपास होता है। तो ये पहले वाष्प में कन्वर्ट हो गया और इसको हमने संघनित्र से पास करके फिर से इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया। तो वाष्पन और संघनन, आशवन दो विधियों से बना है। पहले हम इसमें क्या करते हैं, वाष्पन करते हैं। वाष्पन पहले होगा और फिर इसी के बाद हम संघनन कर देते हैं। तो वाष्पन प्लस संघनन दोनों को मिला के होता है आशवन। तो आशवन दो मेथड्स को मिला करके किया जाता है। तो ये तो हो गया आशवन जब उनके क्वथनांकों में अंतर अधिक है। लेकिन यदि उनके क्वथनांकों में अंतर कम है तो उसके लिए हम प्रभाजी आशवन विधि का प्रयोग करते हैं। प्रभाजी आशवन मतलब यदि उनके क्वथनांकों में अंतर 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, दो घुलनशील द्रवों में क्वथनांकों का अंतर 25 केल्विन से कम है, तो फिर जिस मेथड का प्रयोग करते हैं वो है प्रभाजी आशवन विधि। जैसे एग्जाम्पल, वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण या पेट्रोलियम का मतलब जो ज़मीन से निकालते हैं हम ऑयल, उसमें कई सारे पदार्थ रहते हैं, तो वो उनको अलग करने के लिए प्रभाजी आशवन का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे अभी फ्लास्क दे रखा, लगभग ऑपरेट काम यहाँ भी वही होता है, लेकिन इसको हम स्टेप बाय स्टेप, कई मिश्रण हैं तो कोई बहुत जल्दी अष्टवित हो जाता है, कोई बहुत देर में, तो धीरे धीरे वाष्प इसमें ऊपर उठती चली जाती हैं और जिसका कम था क्वथनांक वो सबसे पहले हो जाता है, फिर उसके बाद इस तरीके से आशवन हो जाता है। वायु से गैसों का पृथक्करण कैसे करते हैं दिखाया गया है।
वायु एक समांगी मिश्रण है। इसमें मुख्य रूप से तो दो ही गैसें हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और अन्य गैसें भी होती हैं। तो उनको कैसे करते हैं, पहले हम प्रेशर बढ़ाते हैं, दाब बढ़ा करके और उनका टेम्परेचर कम करके उनको हम ठंडा करके करते हैं। दाब बढ़ाकर तापमान को कम करके वायु को संपीड़ित करते हैं, लिक्विड मिल जाती है। फिर प्रभाजी आसवन कॉलम में भेज कर धीरे धीरे गर्म करते हैं। विभिन्न ऊंचाइयों पर गैस का पृथक्करण हो जाता है। क्वथनांक दिखाया गया है -183 ऑक्सीजन का, -186 आर्गन का और -196 नाइट्रोजन का है। वायुमंडल में परसेंट भी दिया गया है, कितना होता है। नाइट्रोजन 78.1, आर्गन 0.9 और ऑक्सीजन 20.9 होता है। यहाँ पे दिखाया गया है इसका फिगर कि यहाँ से हम वायु को लेते हैं और पहले यहाँ ले गए, प्रेशर राइज्ड कर दिया, हाई प्रेशर। फिर उस गर्म वायु को हम यहाँ पे ले जाते हैं ठंडा करने के लिए। यहाँ पे हम पानी के द्वारा इसको ठंडा करते हैं धीरे धीरे, और संपीड़ित वायु यहाँ जाती है। यहाँ पे और ज़्यादा शुष्क बर्फ़ यानी ड्राई आइस के द्वारा हम ठंडा करते हैं और फिर वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। यहाँ पहुँचने के बाद दोनों को अलग अलग कर लिया जाता है। नाइट्रोजन को अलग कर लिया जाता है, आर्गन को अलग, और ऑक्सीजन को इधर वाले इसमें कलेक्ट कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से प्रभाजी आसवन के द्वारा हम वायु में उपस्थित विभिन्न गैसों को पृथक कर लेते हैं। किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करना। अच्छा, ठोस पदार्थ को अलग करने के लिए जो मेथड का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है क्रिस्टलीकरण मेथड। जैसे नमक तो हम वाष्पन विधि द्वारा प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वो अशुद्ध होता है। उसको शुद्ध करने के लिए यदि हमें ठोस पदार्थ है तो उसको शुद्ध करना है, तो हम क्या करेंगे, उसके क्रिस्टल्स बनाते हैं। क्रिस्टलीकरण के द्वारा हम उसको शुद्ध करते हैं। तो जो शुद्ध करने का तरीका है वो है क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण के द्वारा हम इसको शुद्ध करते हैं, फिर से लिक्विड फॉर्म में ले जा करके इसको शुद्ध फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक दिया गया है चित्र, ये पानी को कैसे हम साफ़ करते हैं। जैसे बड़े बड़े शहरों में क्या है, नल नहीं है, तो पानी सप्लाई से ही पूरा इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ कोई रिजर्वायर है पानी का, जैसे नदी हो सकता है या अन्य किसी रिजर्वायर से हम पानी लाते हैं। सबसे पहले यहाँ तलछट टैंक में भेजते हैं, यानी कि सेडिमेंटेशन। यहाँ पे धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है गंदगी, और पानी जो है यहाँ से आने के बाद ऊपर इसके द्वारा यहाँ पहुँचता है लोडिंग में। यहाँ भी फिर वही काम होता है, जो निलंबित अशुद्धियाँ हैं वो धीरे धीरे नीचे बैठने लगती हैं। फिर इसको एक फिल्टर से गुजारते हैं। ये फिल्टर है, फिल्ट्रेशन कैसे, इसमें जैसे जो हमारी पृथ्वी की संरचना है, सबसे नीचे सबसे बड़े कण, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, उसी क्रम में हमने यहाँ पे रख रखा है। सबसे नीचे कंकड़ हैं, फिर मोटे कंकड़, फिर बारीक बालू, उसके ऊपर से पानी गुजारते हैं, तो ये फिल्टर हो जाता है। और फिर यहाँ निकल के हम इसमें कलेक्ट करते हैं और यहाँ करते हैं क्लोरीनेशन, यानी कि बैक्टीरिया। क्लोरीनेशन का मतलब है बैक्टीरिया को ख़त्म करना। बैक्टीरिया को ख़त्म करने के बाद इसको हम सप्लाई कर देते हैं शहरों में। तो ये विभिन्न मेथड थे जिनके द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं। पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो कि आपस में घुलनशील हैं, के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे। अधिक का अंतराल होता है, तो पेट्रोल अधिक का अंतर है तो आसवन विधि का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनको अलग करने का वैसे प्रभाजी आसवन ही विधि है। दही से मक्खन अलग करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, इसमें बताया था। दही से मक्खन यानी कि ये अपकेंद्रीकरण का प्रयोग करते हैं। समुद्री जल से नमक यानी अपकेंद्रीकरण, और नमक से, समुद्री जल से नमक, ये वाष्पन, और नमक से कपूर ऊर्ध्वपातन। तो इस प्रकार हमने ये समझा कि कैसे हम विभिन्न मिश्रणों से अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम अगले टर्म में बात करेंगे।